तो शपथ हो चुकी है, लेकिन अब आगे क्या, ये बेहद अहम सवाल है। और वो इसलिए क्योंकि किसे क्या विभाग दिया जाता है और कैसे स्मूथली आगे काम किया जाता है, ये भी बेहद अहम रहेगा। चलिए इसी पर चर्चा के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस विधायक प्रशांत बैरवा जी हमारे साथ हैं, बीजेपी विधायक छगन सिंह राजपुरोहित जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा है और साथ ही वरिष्ठ संवाददाता नरेश शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। अहम सवाल प्रशांत बैरवा जी, एक विधायक होने के नाते, क्योंकि विधानसभा में भी आप प्रतिनिधित्व करते हैं अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता का, और अब जब मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है, विधायकों का प्रमोशन यहां पर हुआ, विधायक होने के नाते इस विस्तार को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, एक तो बहुत ज्यादा मच अवेटेड था कि मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा। बीजेपी वाले बोलते थे कि जिस दिन मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा 24 घंटे के अंदर इनकी सरकार गिर जाएगी। तो उसको देखते हुए आई थिंक अशोक गहलोत साहब ने, जो कि हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स भी करते हैं, आई थिंक राजस्थान में भी उन्होंने बहुत बैलेंस किया है। और हर पॉलिटिक्स में आदमी इसलिए आता है कि मैं एमएलए बनूं, मैं मिनिस्टर बनूं, मैं सर्व कर सकूं, मैं नाम कमाऊं। आई थिंक उसका ये पार्ट है। और जिस तरह से अभी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, यूथ को भी लिया गया है, प्लस कैबिनेट मिनिस्टर पे 4 दलित फेस दिए। आई थिंक मैं समझता हूँ बहुत बड़ा मूव है। अब तक का रिकॉर्ड रहा है कि कोई भी दलितों में से सिर्फ एक कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करता था, और उसको भी सो कॉल्ड समाज कल्याण वाला डिपार्टमेंट होता था, वो मिलता था। मगर ये अशोक जी की उन्होंने खुद ने सोचा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी देने से ही आदमी नहीं करता है। तो आई थिंक, और जो इतने सारे नेता हैं इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तो कोई ना कहीं 2023 का जो इलेक्शन है उसको फोकस करते हुए बैलेंस करने की कोशिश की है। यानी आप मानते हैं अब मंत्रिमंडल एकदम बैलेंस है? हाँ, काफी हद तक संतुलन बना लिया गया, काफी हद तक बैलेंस है। आई थिंक अभी तो और भी होंगी, राजनीतिक नियुक्तियां भी होंगी। जो जिन कार्यकर्ताओं के भरोसे हम जीत के आए हैं, हमने चुनाव जीते, आई थिंक उनको भी हमको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देनी है, जिले में हो चाहे ब्लॉक में हो, वो सारी नियुक्तियां हमको देनी है। ये तो एक शुरुआत है। और मैं समझता हूँ कि ये कांग्रेस की पॉलिसी जो बनाई है कि न्यू कमर्स को नहीं करने से काफी हद तक उन्होंने पॉलिटिकली इम्बैलेंस जो था उसको बैलेंस करने की कोशिश की। ठीक है, छगन सिंह राजपुरोहित जी भी हैं। छगन सिंह जी, बीजेपी लगातार ये कहती थी कि विस्तार में जब देरी हो रही थी, पुनर्गठन नहीं हो रहा था, तो आप लोग एक बात कहते थे कि क्योंकि एक मत नहीं हो पा रहे, और जिस दिन उन्होंने ऐसा किया तो सब बिखर जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, मतभेद खुलकर सामने आ जाएंगे। अब तो ये हो गया। बीजेपी विधायक के तौर पर आप कैसे देख रहे हैं इसे? क्योंकि अगर कांग्रेस की बात होती तो कह सकते थे आप कि ये तो कांग्रेस का अंदरूनी मामला, लेकिन जब मंत्रिमंडल की बात हो रही है तो इस पर तो विचार आपके भी होंगे। बिल्कुल, अभी आज ही मंत्रिमंडल है, तो जो भी बिखरा होना तो था, जो निर्दलीय विधायकों ने समर्थन किया था, जिन्होंने सरकार बचाने के लिए महत्वाकांक्षी जो थे निर्दलीय विधायक, उन्होंने जो बयान दिए थे, 13 विधायक, उनको किसी को मंत्री नहीं बनाया है। 6 बसपा से विधायक आए हुए हैं, उनको एक को बनाया है, 1 को बनाया और 5 को नहीं बनाया। उसका भी होगा 100 विधायक कांग्रेस के, उसमें से 20 लोग बने हैं। हो सकता है विधायकों में और भी महत्वाकांक्षा है। सभी, जैसा कि अभी प्रशांत जी ने कहा कि सभी अपना नाम कमाना चाहते हैं और मौका बार बार थोड़ी मिलता है। जिस प्रकार से सरकार कब बदल जाए, 23 को बदलनी है, सबको पता है। तो अब जैसे कि सचिन पायलट जी ने जो मेहनत की थी और सरकार आई थी, अब सचिन पायलट को तो आपने एक तरफ से बेरोजगार कर दिया है, बैठा दिया है। बेरोजगार कैसे? विधायक वो है, जिम्मेदारी आईसीसी में उनको दी जाएगी। और वो खुद आज कह रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस, शायद आपने देखी होगी, कि 2023 का मिशन है हमारा, और जितना 2018 में मेहनत मैंने की है 2023 में उससे भी दुगनी मेहनत करेंगे। ऐसा तो नहीं कि बीजेपी बहुत हल्के में ले रही हो? बिल्कुल, वो सब औपचारिक रूप से कहना ही पड़ता है। और जो पायलट के साथ हुआ है, जो निकम्मा शब्द का उपयोग हुआ है, एक इंग्लिश बोलने से, अच्छे कपड़े पहनने से, ऐसे होने से कोई नेता नहीं बनता। उसके बाद लेकिन तो वो तो पुरानी बात हो गई ना। अब आपको लगता नहीं कि पहले से आपकी तस्वीर बदली है छगन सिंह जी? वो दौर भी देखा, वो वक्त भी देखा, और वो तस्वीर और बयान भी देखे। पुरानी हो जाती है, हाँ। लेकिन जब आदमी के काम पर उंगली की जाती है तो वो याद रहता है जिंदगी भर। और उनको इस तरह से जो काम किया था उसमें निकम्मा कर दिया, कि निकम्मा प्रदेश अध्यक्ष जब पीसीसी अध्यक्ष थे उनको निकम्मा कह दिया। इसका मतलब जो काम किया था उस पर तो पानी फिर गया सब पूरा उनका। और जो जिस प्रकार से हमको चर्चा करते हैं कि पायलट ने कुछ नहीं किया, ये तो सत्ता। ठीक है योगेश जी, छगन सिंह जी जो कह रहे हैं, क्या आज
कि वक्त में इन बातों की अहमियत है? देखिए, कुछ बातें ऐसी है राजभवन की जो करनी बेहद लाजमी है। जी। दर्शकों को जानना जरूरी है कि कांग्रेस के अंदर क्या कुछ चल रहा है। सबसे बड़ी बात, मुख्यमंत्री गहलोत ने एक बैलेंस मंत्रिमंडल को नए सिरे से प्रस्तुत किया और वो वानगी हमें आज शपथ ग्रहण में देखी। सोशल इंजीनियरिंग साफ तौर पर दिखी, जैसा प्रशांत कह रहे थे कि पहली बार ऐसा है कि 4 SC के कैबिनेट मंत्री होंगे। दूसरी बात, जातीय क्षेत्रीय समीकरणों को साधा गया। कांग्रेस SC ST माइनॉरिटी और OBC ये बहुत ही कांग्रेस का मेजर वोट बैंक रहा है। इसको साधने का भरपूर प्रयास किया गया है और जाहिर सी बात है, वो यूपी का इलेक्शन है, पड़ोसी राज्य गुजरात का इलेक्शन है, कई संदेश अशोक गहलोत ने इसके जरिए देने की कोशिश की है। और जो बैलेंस की बात कांग्रेस के अंदर चल रही है, आज हमने देखा कि सचिन पायलट जब पहुंचे थे राजभवन में शपथ ग्रहण के वक्त, उन्होंने सबसे मुलाकात की, तमाम वहाँ मौजूद नए मंत्रियों से, पुराने मंत्रियों से, तमाम विधायकों से, और इसके साथ ही उन्होंने वैभव गहलोत से मुलाकात की और ये संदेश देने का प्रयास सचिन पायलट ने किया कि अब वो मिलकर अशोक गहलोत के साथ खड़े होकर कांग्रेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो ये जो मूव है अंदरूनी तौर पर, इसके पीछे अजय माकन ने बहुत रिसर्च की, मेहनत की, वो एक अलग बात है। और बिल्कुल जो बात आप कह रहे हैं, लेकिन नाराजगी को लेकर भी बातें कुछ आ रही थी सामने। नरेश जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नरेश, अब देखिए, नामों का इंतजार था, शपथ का इंतजार था, वो हो गया, लेकिन अब इंतजार बढ़ता जा रहा है। इंतजार है पोर्टफोलियो को लेकर। कितनी उम्मीदें लग रही हैं कि किसे क्या विभाग मिल सकता है, और क्या अभी इसको लेकर कोई जानकारी, क्या आज रात तक तस्वीर क्लियर होगी या कल तक का इंतजार करना होगा? देखिए श्वेता, जो हमारे जो जानकारी मिली है उसके अनुसार आज से रात तक सूची जारी हो सकती है, और अगर किसी कारणवश से सूची अटकती है तो फिर कल इसे जारी किया जाएगा और मंत्रियों को उनको विभाग सौंप दिए जाएंगे। किसे क्या मिलेगा ये तो देखिए मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। आला कमान से चर्चा करने के बाद जिस तरह से चूँकि मंत्रियों का चयन हुआ है, वैसे ही विभागों का चयन होगा। लेकिन जो सबसे अहम जो नज़र है वो है चिकित्सा विभाग किसको मिलता है, और इसके अलावा रेवेन्यू डिपार्टमेंट है वो किसको मिलता है, क्योंकि ये दोनों महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है वो सीधे जनता से जुड़े हुए हैं। और इसके अलावा ऐसे महकमे जो कि पहले जो मंत्री हटे थे उनके कारण से वो महकमे खाली है, खासकर PWD की बात करें, हम पंचायती राज विभाग की बात करें, तो इनका क्या होगा, ये किनके खाते में जाएंगे। और एक जो महत्वपूर्ण बात है कि जो अभी मौजूदा मंत्रियों के पास जो एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट है, क्या उनको हल्का किया जाएगा। अगर हम बात करें मंत्री BD कल्ला की, जिनके पास पानी का महकमा भी है, बिजली का महकमा भी है, कला और संस्कृति भी उनके पास में है, तो क्या ये अब कल्ला को क्या बरकरार रखता है या फिर उनके जो कंधे पे जो भार है उसको कितना हल्का किया जाता है। नजरें इस बात को लेके है। महेश जोशी मंत्री बने हैं, ब्राह्मण कोटे से मंत्री बने हैं, ब्राह्मण को रिप्लेस किया है, तो क्या विभाग भी वैसे ही रिप्लेस होगा, ये भी देखना होगा कि क्या चिकित्सा महकमा उनको मिलेगा क्या। शिक्षा विभाग जो है ये सब, इस पर भी सबसे ज़्यादा नज़र रहेगी, क्योंकि राजस्थान की जो राजनीति है, चाहे वो कांग्रेस की राजनीति है, भाजपा की राजनीति है, उसको शिक्षा विभाग बहुत प्रभावित करता है, क्योंकि जो शिक्षकों का एक जो ग्रुप जो होता है ये प्रदेश की राजनीति को कहीं न कहीं मतदान के समय बहुत प्रभावित करता है। तो इस महकमे को संभालना भी बड़ा चुनौतीपूर्ण काम होता है। अभी जो है वो PC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के पास ये महकमा था, और लेकिन वो महकमा अब उनके पास नहीं है, तो ये विभाग किसको दिया जाता है। क्या सुभाष गर्ग को जिम्मेदारी दी जाती है या फिर जो नए मंत्री बने उनमें से किसी के कंधे पे जिम्मेदारी डाली जाती है। तो इन तमाम मुद्दों पर चर्चा जो है पूरा डिस्कशन हुआ है। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि 3 महिलाएं चूंकि अब इस मंत्री परिषद में है, पहले एक ही महिला थी, अब 3 महिला है, तो महिलाओं को कौन सी जिम्मेदारी दी जाए, क्योंकि महिला बाल विकास से तो एक मंत्रालय हुआ, लेकिन बाकी जो महिलाएं हैं उनको किस तरह की जिम्मेदारी दी जाए ये भी देखना होगा। और दूसरा महत्वपूर्ण बात ये है कि क्या जो चर्चा जो चल रही थी कि गृह विभाग मुख्यमंत्री अभी भी अपने पास रखेंगे या फिर इसमें भी जो गृह राज्य है वो किसी अन्य उसको दिया जाए जो अभी तक भजनलाल जाटव के पास था, तो किस तरह के समीकरण बनेंगे, इन तमाम मुद्दों पे देखना है। लेकिन सबसे ज़्यादा नज़र ये है कि रेवेन्यू, हालांकि माना ये जा रहा है, योगेश भी सहमत होंगे कि हेमाराम जो है उनको ये डिपार्टमेंट दिया जा सकता है, क्योंकि हरीश चौधरी उसी इलाके से आते हैं, और एक तरह से ये माना जा रहा है कि हरीश चौधरी को रिप्लेस किया गया है हेमाराम के रूप में। दोनों एक ही जाति से आते हैं और एक ही क्षेत्र से आते हैं, और पहले यही माना जाता था कि हरीश चौधरी को चूंकि मंत्री बनाया गया है तो हेमाराम चौधरी नाराज है, हेमाराम चौधरी की दावेदारी थी।
उन्होंने विधायकी से इस्तीफे देने की भी पेशकश की थी। तो राजस्व का जो विभाग है वो महत्वपूर्ण इसलिए है श्वेता, क्योंकि अभी एक बड़ा अभियान चल रहा है सरकार का, प्रशासन गांवों के संग। अब इस अभियान को अगर और गति देनी है, खुद मुख्यमंत्री दौरे कर चुके हैं, कई जिलों के दौरे सिर्फ इसी अभियान के लिए किए हैं, तो उनको ऐसा मंत्री चाहिए जो गांवों की समस्या जाने, जो राजस्व से जुड़ी जो समस्या है उनको जाने, उनको समझे, उनको हल कर सके। और जैसा मैंने कहा कि शिक्षा जो विभाग है वो महत्वपूर्ण है, और साथ में क्या जो मंत्रियों के आपस में जो विभाग बदले जा रहे हैं, क्योंकि चर्चा ये है कि प्रसादी मीणा है वो उद्योग विभाग से संतुष्ट नहीं है, सहकारिता पहले उनके पास था, पिछली बार जो मंत्री थे क्या उनको भी दिया जाता है, और अंजना उदयलाल है उनको क्या दोनों को एक दूसरे को एक्सचेंज करके विभाग दिए जा सकते हैं। इन तमाम मुद्दों पे पूरा डिस्कशन हुआ है और माना जा रहा है कि आज रात को या कल ये सूची है जारी कर दी जाएगी। बिल्कुल। प्रशांत दरवा जी, एक अहम बात है, देखिए सब जिलों का प्रतिनिधित्व होगा, बहुत सारी चीजें थी। देखिए कास्ट वाइज तो बैलेंस करने की बहुत कोशिश की गई है, जो समीकरण बैठाए गए, लेकिन टोंक जिले की अगर बात कर ले, प्रतिनिधित्व कुछ क्यों नहीं है? जबकि एक वक्त ऐसा भी था, यहाँ से डिप्टी सीएम भी थे और सचिन पायलट भी डिप्टी सीएम था, और इससे पहले भी रह चुके हैं। एक बड़ी जिम्मेदारी इस जिले से भी प्रतिनिधि को दी जा चुकी है। आपको वो कमी नहीं लगती? क्षेत्र तो आपका, जिला आपका। देखिए थोड़ा सा इम्बैलेंसिंग क्षेत्र को लेके हुई है। मैं समझता हूँ कि आने वाले जो संघ सचिव हों चाहे चेयरमैन होंगे, आई थिंक उनको आगे एडजस्ट कर लिया जाएगा। जितने भी लेफ्ट आउट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, आई थिंक उनको रिप्रेजेंटेंट बहुत जल्दी मिलने वाला है। और जाहिर सी बात है, जैसे पायलट साहब जिस जिले से आते हैं उसी जिले से मैं भी आता हूँ, आई थिंक, और अच्छा काम भी कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि आने वाले टाइम में एडजस्ट कर दिया जाएगा। यानी ये संसदीय सचिव और एडवाइजर के तौर पर भी 22 जो जिम्मेदारियों की बात कही जा रही है, 22 लोगों को, उसमें भी टोंक जिले को ध्यान में रखा जा सकता है, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ बिल्कुल। हमारे हरीश मीणा जी हैं, सीनियर नेता हैं, डीजीपी रहे हुए हैं, आई थिंक उनको भी किसी को संसदीय बना सकते हैं, चेयरमैन बना सकते हैं, जिम्मेदारी दे सकते हैं उनको भी, ऐसे कोई। छगन सिंह जी, आप अभी एक बात कह रहे थे, या फिर इससे पहले भी बीजेपी, देखिए आप वापस एक सवा साल पहले लेके जा रहे थे और बार बार ये बात कह रहे थे कि उस वक्त ऐसा कहा गया, बहुत सारे गतिरोध थे, लेकिन आज तस्वीर कुछ और नजर आती है। लेकिन बीजेपी की अगर बात कर ले, बीजेपी को भी इंतजार था, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस या सरकार मंत्रिमंडल में क्या विस्तार होता है, किसे क्या दिया जाता है, लेकिन ईमानदारी से बताइए, क्या आपको लगता है कि पूरी तरह से बैलेंस ये किया गया है? और एक अहम मुद्दा था जो बीजेपी के हाथ से अब तो गया, विस्तार को लेकर जो बार बार बातें ये कही जाती थी। बिल्कुल श्वेता जी, जैसे आप अभी चर्चा हो रही थी बजरंगी जी की, उसी ओला साहब की, उसी प्रकार से कई ऐसे विधायक हैं जिन्होंने सपने देखे थे कि हम मंत्री बनेंगे, उनको सपना दिखाए गए थे, वो अब बाहर आए। कितने राज्यसभा से बने? आपकी केंद्र की सरकार में, राजपुरी जी से पूछिए, केंद्र की सरकार में कितने बना दिए? राज्यसभा से क्यों बना है? ऐसा कुछ नहीं हुआ है। भूपेंद्र यादव जी को बनाया, सब मुंह देखते रह गए। इनके जितने भी सांसद थे जो मंत्री बनना चाह रहे, वो तो पहले उसका तो पोस्टमार्टम कीजिए आप, केंद्र सरकार का। मंत्रियों को लगता है कि मुझे ये विभाग चाहिए, मुझे ये। वसुंधरा जी के बेटे 4 बार के केंद्र में भी होगा, ये तो बीजेपी की सरकार होगी उसमें भी होगा, ये कांग्रेस की सरकार है उसमें भी होगा, क्योंकि लिमिटेड सीट्स होती है, लिमिटेड पद होते हैं और विधायक बहुत सारे होते हैं, सबको तो संतुष्ट किया भी नहीं जा सकता। ये तो हर सरकार की दिक्कत होती होगी। लेकिन इसमें तो विवाद शुरू इनका इस कारण से हुआ था, मुख्यमंत्री भी बना था और ये विवाद इस कारण से हुआ था, और आपके इनके विधायक दूसरे कैंप में गए थे, आधे विधायक। अब तो सब हो गया, वापस आ गए, सब ने शपथ ले ली। अभी भी क्या लग रहा है आप लोगों को कि आने वाले वक्त में भी ये ऐसे बहुत स्मूथली नहीं चल सकेगा? नहीं, स्मूथली कैसे चलेगा? इनका तो जो महत्वाकांक्षा थी वो पूरी थोड़ी हुई है। जो उनको लगता कि मुझे वो विभाग चाहिए, मुझे मंत्री बनना है, मुझे गृह विभाग चाहिए, मुझे फाइनेंस विभाग चाहिए, वो उनको नहीं मिल रहा है। उनके सचिन पायलट की हम जो बात कर रहे थे, सचिन पायलट को, ये आपकी महत्वाकांक्षी हो सकती है, अपॉर्चुनिटी मिलती है। ठीक है योगेश जी, बीजेपी की ये चिंता है, क्योंकि छगन सिंह जी जो बोल रहे हैं बीजेपी के विधायक है और ये जो चिंता जाहिर कर रहे हैं, क्या वाकई में चिंतित होने की बात है? देखिए, चिंतित होने वाली बात मुझे इसलिए नहीं लगती क्योंकि राजस्थान ने 25 सांसद दिए हैं, एक हम आरएलपी को मान लें, और इसके अलावा राज्यसभा से सांसद भी हैं, तो वो प्रतिनिधित्व जो केंद्र में मिलना चाहिए उसकी कमी तो दिख रही है, वो भी पूरी नहीं हो पाई है। क्योंकि हम यूपीए में बात करें तो सीपी जोशी, गिरिजा, चंद्रेश कुमारी, ये कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे उस ज़माने में। तो कुल मिलाकर वो सारी बातें इसको लेकर अब ये हो सकता है कि बीजेपी को ये मौका मिले कि जो ख़ास तौर पर नाखुश है, असंतोष है, वो सामने आए और बीजेपी उसको लेकर कांग्रेस पर पलटवार करे, सत्ताधारी दल पर पलटवार करे। क्योंकि
अभी कोई ज़्यादा इस तरह के अवसर बीजेपी को अभी तक नहीं मिला इस पूरे मंत्रिपरिषद को लेकर, क्योंकि बहुत ही बैलेंस तरीके से इसको कार्ड को खेला गया था। अब देखिए, सचिन पायलट ये चाहते थे कि इंडिपेंडेंट्स मिनिस्टर नहीं हो और पार्टी के लोग ही मंत्री बने, पार्टी भी मेजोरिटी में थी। अशोक गहलोत ये चाहते थे कि अनावश्यक ड्रॉप किसी को नहीं किया जाए। तो 3 जने गए हैं मंत्री पद से हटे हैं, वो भी उनका प्रमोशन हुआ है। दोनों रघु शर्मा, हरीश चौधरी को बड़ी जिम्मेदारी मिली है और आपके गोविंद डोटासरा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। तो कोई संदेश अशोक गहलोत ये देना नहीं चाहते थे कि जिन्होंने बाड़ेबंदी में साथ दिया है उनको हटाया जाए। तो वो संदेश देने में अशोक गहलोत कामयाब हो गए। और दूसरी ओर यहाँ पर ये संदेश देने में सचिन पायलट कैंप भी कामयाब हो गया कि उन्होंने कांग्रेस के पक्ष की बात की। तो वो भी एक दोनों पक्ष के बीच में सामंजस्य बनाने का जो काम था आलाकमान ने वो कर दिया। तो ये जो मौका मिलना चाहिए था विरोध का, विरोध को लेकर जो बातें होनी चाहिए थी 11 सिविल लाइन से उठनी चाहिए थी, वो बातें 11 सिविल लाइन से नहीं उठी। सचिन पायलट ने पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो तमाम बातों को निर्मूल साबित कर दिया और आज बड़ी कांग्रेस पार्टी वहाँ एकजुटता के साथ नजर आई। एकजुटता कितनी रहेगी ये तो अलग बात है। वर्तमान जो है उस वर्तमान में सबसे बड़ी बात यही है कि कांग्रेस की जो कोशिश थी SC ST को बैलेंस करने की, जो कांग्रेस के अंदर ही आवाज़ें उठी थी कि शेड्यूल कास्ट का कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है, शेड्यूल कास्ट को तरजीह नहीं मिल रही, वो तमाम बातों पर विराम लग गया। और ट्राइबल वोट जो कांग्रेस का पुश्तैनी वोट है उसको बैलेंस कर दिया गया। अब यहाँ पर मेवाड़ के जो रिजल्ट्स आए थे बाई इलेक्शन के, उसको साधने के लिए ट्राइबल को प्रतिनिधित्व बढ़ा है। और जो ईस्टर्न राजस्थान है जहाँ से कांग्रेस की सरकार बनी थी इस बार राजस्थान में, वहाँ पर पूरा फोकस कांग्रेस ने इस बिल्कुल योगेश्वर, ये कह सकते हैं कि इतने मंथन के बाद, चर्चा के बाद जब ये मंत्रिमंडल का स्वरूप सामने आया है तो ये ऐसे ही नहीं होगा। हो सकता है विजनरी हो, दूर की सोच रखते हुए ऐसा किया गया, क्योंकि अभी कुछ लोगों को कमियां भी नजर आ रही है, लेकिन बहुत सोच समझकर ये फैसला लिया होगा, ये भी नजर आता है, क्योंकि इतना वक्त इसमें लगा है, इस फैसले को लेने में लगा है।